दिल्ली से केजरीवाल का पैर उखड़ जाने का मतलब है कि पंजाब में उनके पैर बहुत देर तक टिके नहीं रह पाएंगे। और ऐसी स्थिति में उनके समाप्त होने के बाद 3 और लोग बच जाते हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी के रडार पर है। और भारतीय जनता पार्टी की हार्दिक इच्छा है कि वो बिहार में अपने दम पर एक बार अपनी सरकार बनाए जी। उसकी हार्दिक इच्छा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार अपनी सरकार बनाए जी। और ये दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि केजरीवाल धीरे धीरे अपना जो कद बढ़ा रहे थे, एक राज्य दिल्ली, उसके बाद से उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बना ली, उसके बाद से बगल के हरियाणा में भी उन्होंने इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, इसके बाद गुजरात में उनकी बहुत अच्छी पकड़ होने लगी थी। और ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। एक से छूटे पेड़ से गिरे खजूर पे अटके, तार से गिरे खजूर पे अटके वाली बात हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को समाप्त कर रही थी। लेकिन क्षेत्रीय दल में अगर कोई बड़ा बन करके आ जाए और जिसके पीछे लोग साथ देने लगे तो निश्चित रूप से समस्या तो होगी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा दिल्ली का लड़ाई था और दिल्ली की लड़ाई जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रूफ किया कि भारतीय जनता पार्टी खुद को कितना कैलकुलेट और एकदम माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करती है। यहां कांग्रेस जब चुनाव लड़ी तो कांग्रेस मात्र 16 सीटों पे जीत पाई, 101 सीटों पे लड़ करके। वही कांग्रेस जो 2 साल पहले तक सरकार का हिस्सा हुआ करती थी। इसके बाद बात करें दिल्ली की, झारखंड की बात पहले कर लेते हैं। झारखंड के 81 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पे लड़ी। अपने साथी दलों के साथ भी उसने, कि आपको पता ही होगा कि बिहार से 2 जो दल हैं उसमें शामिल जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाली जो रामविलास है वो 1 सीट पे लड़ी थी जी। नीतीश कुमार 1 सीट पे जीते और 1 सीट पर चिराग पासवान की भी जीत हुई थी, लेकिन यहाँ सरकार बनाने तक नहीं पहुंच पाई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है में आज बाबा से जानेंगे भाजपा के रडार पे अब कौन कौन है। देखिए साहब, जब आप बता रहे हैं कि भाजपा के रडार पर कौन कौन है, तो उससे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि इस वर्ष बिहार में चुनाव होने वाले हैं। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार की राजनीति में सभी दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। सभी कहीं ना कहीं इस बात में लगे हुए हैं कि उनका जो वोट बैंक पहले से चला आ रहा है वो उनके साथ इंटैक्ट रहे, नए वोट बैंक को तलाशा जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉरी, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिक्कत हो रही है कि पिछले 20 साल से लगातार आप देख रहे हो कि झोला उठा करके नीतीश कुमार के पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वो बच्चा जब 20 साल का हो जाता है तो उसे लगता है कि घर में उसको भी स्थान मिलेगा जी। उसको भी एक मान सम्मान मिलेगा और आगे उत्तराधिकारी उसको बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आप समझ सकती हैं कि कितनी परेशानी हो रही होगी। बीच बीच में नीतीश कुमार क्या करते हैं कि घर से निकाल देते हैं, सरकार से बेदखल कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या फिर वो परिवार का बच्चा या तो कुपोषित हो जाता है, गुस्से में बाहर निकल जाता है, या फिर अपने आप को प्रूफ करने लगता है, या फिर कोई साजिश करने लगता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अजब तरह की स्थिति है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति आपको बताएं हम, तो 2018 से हम अगर लेके चलते हैं या 2013 से ही आप लेके चलिए, 2018 तो उसका स्वर्णिम काल कहा जाता है, लेकिन 2013 से बात करें तो 2013 के पहले भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 राज्यों में सत्ता में थी। अच्छा। अपने दम पे हो या फिर एलाइज पार्टनर के रूप में हो। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो 7 राज्यों में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, जिसमें एनडीए गठबंधन बना था। एनडीए गठबंधन में उस समय नीतीश कुमार नहीं थे। एनडीए गठबंधन में बिहार से 3 दल जुड़े हुए थे, 4 दल और थे, जिसमें से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, आरएलएसपी उसमें नाम था उसका। लोक जनशक्ति पार्टी थी रामविलास पासवान की, जो अब आरएलएम या दो खेमे में बट गई है, और उसमें जीतन राम मांझी हुआ करते थे। इन सबों को मिल करके एनडीए सरकार बनी थी। और इस एनडीए सरकार में जैसे ही नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई, एक नया जो कहिएगा कमांड आया नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के पास, उसके बाद से अचानक से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना
जो विजय रथ है उसको और आगे बढ़ाने लगी। अश्वमेध का एक तरह से कहिए कि घोड़ा छोड़ा गया और उस घोड़ा को पकड़ने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे करके कांग्रेस कमजोर हो रही थी और क्षेत्रीय दल और ज्यादा कांग्रेस को कमजोर कर रहे थे। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्षेत्रीय दलों का पर डिपेंडेंट होना कांग्रेस का ये सबसे बड़ा उसका कारण बना। और जिन राज्यों में कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस का कभी स्वर्णिम काल हुआ करता था इंदिरा गांधी का, उस स्वर्णिम काल को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ग्रैब कर लिया, एडॉप्ट कर लिया अपने तरफ। 2014 में 7 राज्यों से 2015 में 13 राज्यों पर, यानी कि जस्ट डबल के आसपास। आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से ये विकास हुआ जी। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 1 साल में 13 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। और 2017 में जब नीतीश कुमार गए, 2015 में आपको याद होगा कि 2014 में नीतीश कुमार अगेंस्ट में लड़े थे। हाँ जी। 2015 में भी अगेंस्ट में लड़े और विधानसभा के चुनाव में उन्होंने महागठबंधन बनाया था। सरकार महागठबंधन की बनी थी। लालू प्रसाद को फिर से उन्होंने सत्ता में स्थापित कर दिया था 2005 के बाद। और उस लालू प्रसाद के साथ वो लंबे समय तक नहीं रह पाए जी। 15 में सरकार बनी, 17 में वो फिर से एनडीए की तरफ चले गए कि हम परेशान हो रहे हैं, हम पर दबाव बन रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हम पर लालू प्रसाद अंकुश लगाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 2017 में नीतीश कुमार गए उधर, तो 19 राज्यों में थी। यानी आप समझ सकते हैं कि 13 में 4 और 6 राज्य जुड़ गए, यानी कि फिर तिगुना हो गया, 7, 13 और 19। तो 2017 में 19 राज्यों में। और आज की परिस्थिति अगर देखें तो 2018 से 21 राज्यों में जो कंटिन्यू कर रही है, आज भी भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों में सत्ता में है, चाहे अपने दम पर हो या फिर अपने सहयोगियों के दम पर हो। कई राज्यों में उसके अकेले की सरकार चल रही है। अभी जैसे ही आपको कुछ राज्यों की अगर बात बताएं, पिछले 14 महीने का रिकॉर्ड हम बताएं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले उसने कांग्रेस को मारा। मैंने जरूर कहा है कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को समाप्त किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि क्षेत्रीय दलों के समाप्त करने से जो बचा हुआ कांग्रेस था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, कभी कभी आप देखिए हैं कि जंगल उगल में, अगर देखी नहीं है तो कहानी जरूर सुनी होगी कि जंगल में जब शेर किसी जानवर का शिकार करता है तो खा करके जो छोड़ देता है ना, वो बाकी के जानवर आकर के उसमें से अपना हिस्सा खाने लगते हैं। वही हुआ कि छोटे छोटे दलों, क्षेत्रीय दलों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से शेर की तरह खा लिया और जो बचा हुआ था वो कांग्रेस ने खा करके समाप्त कर दिया। इस स्थिति में आप देखिएगा तो मात्र 14 महीने की अगर हम रिपोर्ट कार्ड आपको दे, यानी 1 साल के थोड़ा ऊपर नीचे, इसलिए कि 2 महीना इसमें हो गया है। तो इस 14 महीनों में 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। और कुछ राज्यों के अगर हम आंकड़े आपको दें तो आप देखिए कि यहाँ हरियाणा से हम शुरुआत करते हैं, या उससे पहले जम्मू कश्मीर से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर 90 सीटों वाला ये विधानसभा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 62 पर लड़ी थी, 29 जीत करके आई, यानी 47% उसको वोट आया था जी। और कांग्रेस जो है वहां 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 6 सीट जीत करके आई, यानी कि 16% से वोट आया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री है, माफ कीजिएगा, मुस्लिम प्रदेश है, और इस प्रदेश में आप जानते हैं कि अल्पसंख्यकों की बड़ी एक तादाद कम्युनिटी है। और वहां आकर के अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस तरह का होता है तो आप इसको समझ सकते हैं ना कि बेहतर प्रदर्शन हुआ होगा। कहीं ना कहीं उसने वोटों को अपने तरफ पोलराइज जरूर किया है। और इन जो 10 सालों के नरेंद्र मोदी के शासन है उसमें बहुत कुछ बदला है। एक तो 21 राज्यों में उसकी सरकार चल रही है। इसके बाद अगर बात करें हम हरियाणा की, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी, हरियाणा में भी 90 सीटें हैं। यहाँ 89 सीट पे 89 सीट पे चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी और 48 जीत करके आई, यानी पूर्ण बहुमत में। 45 पर उसको 46 पर सरकार बनना था और वो 48 लेकर के आई, 54% वोट उसको आया था। वही कांग्रेस की बात करें तो कड़ी टक्कर देने के बाद ये पहला ऐसा राज्य था जिसमें हैट्रिक लगाना था भारतीय जनता पार्टी को। और कहा यह जाता कि हरियाणा में इस बार सरकार वापसी नहीं होगी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी का वो तमगा जो है इतना बेहतरीन ढंग से चला कि वो 89 सीट पर लड़ने के बाद कांग्रेस के मात्र 37 सीटों पर वो पहुंची और कहीं ना कहीं 48 सीट पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली जी। इसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपने देखा क्या क्या खेल हुआ। पिछले 4 सालों तक खूब खेल होता रहा।
जब भारतीय जनता पार्टी 2024 में यहाँ चुनाव में आई, दिसंबर के आसपास चुनाव हुए थे, सबको पता है। तो इस चुनाव में आप एक बात समझिए कि जो पिछली बार चुनाव हुए थे उसमें शिवसेना साथ में लड़ी थी। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सबसे पुरानी एलाइंस पार्टनर थी, सबसे पुरानी दोस्त थी, नीतीश से भी पुरानी, और दोनों की राजनीतिक प्रकृति भी एक तरह की थी। लेकिन सत्ता के हस्तांतरण में एक साथ दोनों के जो क्लैश टकराने शुरू हो गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उठापटक होने लगा, जो कि बिहार में नहीं होता है जी। और महाराष्ट्र में हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 फाड़ में बट गई शिवसेना और 2 फाड़ में बट गई एनसीपी। वहां कांग्रेस के साथ मिल करके ये सरकार चला रहे थे, महाविकास अघाड़ी, महायुति बना करके, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से सरकार को ध्वस्त कर दिया और शिंदे को, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके सरकार 2 साल से ज्यादा समय तक चलाया। और उसका नतीजा जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए तो 288 सीट वाले विधानसभा चुनाव में 149 सीटों पर चुनाव लड़ करके 132 सीटें प्राप्त करके अपने हाथ में कमान ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं उसके साथी दल जो है, उनको जो सीटें आई उन मजबूर हो गए थे, एकनाथ शिंदे से लेकर के सभी, कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाए। और यहीं से बिहार वाली कहानी शुरू होती है। अच्छा जी। यहां कांग्रेस जब चुनाव लड़ी तो कांग्रेस मात्र 16 सीटों पे जीत पाई, 101 सीटों पे लड़ करके। वही कांग्रेस जो 2 साल पहले तक सरकार का हिस्सा हुआ करती थी। इसके बाद बात करें दिल्ली की, झारखंड की बात पहले कर लेते हैं। झारखंड के 81 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पे लड़ी, अपने साथी दलों के साथ भी। उसने कि आपको पता ही होगा कि बिहार से 2 जो दल हैं उसमें शामिल, जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाली जो रामविलास है वो 1 सीट पे लड़ी थी जी। नीतीश कुमार 1 सीट पे जीते और 1 सीट पर चिराग पासवान की भी जीत हुई थी। लेकिन यहाँ सरकार बनाने तक नहीं पहुंच पाई। 81 सीट में 42 सीटों का जो आंकड़ा था उसको पूरा करने में मात्र 21 सीट पर आकर के टिक गई। वहीं कांग्रेस का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने 50% से एबव, यहाँ चूंकि परिस्थितियां बहुत अलग हो गई थी। और यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन जो जेल गए थे और जिस तरह का वहां क्लैश हुआ था, खास करके वहां जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, आदिवासी जनजाति के लोग जो हैं, वो वहां बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनके रहन सहन, उनकी शैली, उनके बातचीत करने का जो तरीका है, उनके जीवन शैली जो है, वो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से प्रभावित होती है। और इसको प्रभावित करने में, इसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही। ऐसी स्थिति में यहाँ एकमात्र ये राज्य है जहां हार का सामना करना पड़ा और यहाँ सरकार जो है महागठबंधन की बनी। तो ऐसी स्थिति में अब हम आ जाते हैं दिल्ली। दिल्ली चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव, ये 2 ऐसे चुनाव हैं जो बिहार को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए यहाँ तो कांग्रेस समाप्त नजर आ रही है आपको। हालांकि कई राज्यों में, कर्नाटक में देखिए, तेलंगाना में देखिए, यहाँ कांग्रेस ने मात दिया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। इन 14 महीनों 15 महीनों में जो हुआ है उसकी बात मैं बताऊं तो कर्नाटक और तेलंगाना 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। और ऐसी स्थिति में अब दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल, जो पिछले 3 चुनाव से लगातार जीत करके आ रहे थे, उस केजरीवाल पर सबसे ज्यादा निगाह टिकी हुई थी और आंख की किरकिरी बने हुए थे। क्योंकि केजरीवाल धीरे धीरे अपना जो कद बढ़ा रहे थे, एक राज्य दिल्ली, उसके बाद से उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बना ली, उसके बाद से बगल के हरियाणा में भी उन्होंने इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। इसके बाद गुजरात में उनकी बहुत अच्छी पकड़ होने लगी थी। और ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। एक से छूटे पेड़ से गिरे खजूर पे अटके, तार से गिरे खजूर पे अटके वाली बात हो गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को समाप्त कर रही थी, लेकिन क्षेत्रीय दल में अगर कोई बड़ा बन करके आ जाए और जिसके पीछे लोग साथ देने लगे तो निश्चित रूप से समस्या तो होगी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा दिल्ली का लड़ाई था और दिल्ली की लड़ाई जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रूफ किया कि भारतीय जनता पार्टी खुद को कितना कैलकुलेट और एकदम माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करती है। इसकी बात आपको याद होगा, संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली से चुनाव से लौट करके आए थे, दिल्ली चुनाव के दरमियान भी आप लोगों ने तो सुना ही सारी बातों को। उन्होंने साफ तरीके से ये बात कहा कि जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसा मैनेजमेंट हमने नहीं देखा है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस का भी माइक्रो मैनेजमेंट कभी हुआ करता था। कैडर बेस्ड दोनों पार्टियां हैं,
कांग्रेस भी कैडर बेस्ड पार्टी है। आज भी आप चलिएगा दूर दराज गांव ग्राम में तो वहां आपको पुराने कांग्रेसी मिल जाएंगे जो टोपी लगा करके आज भी घूमते हैं। और वही हाल है कि आरएसएस की जड़ें इतनी ना मजबूत है इस देश में कि आप कहीं जाइएगा तो आरएसएस का कोई ना कोई बंदा आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई दोनों के बीच में चल रही थी। अब ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए तो दिल्ली की लड़ाई में कांग्रेस तो पूरी तरह से बाहर हो गई थी। किसी तरह से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। इसमें 70 सीटों वाले विधानसभा में पिछली बार 68 सीटें जीत करके आई, उसके बाद 62 सीटें जीत करके आई, और इस बार बिल्कुल स्थिति उसी तरह की थी कि केजरीवाल को हराना मुश्किल था। लेकिन अंतिम समय में जो नरेंद्र मोदी ने दांव खेला और केंद्र की सरकार उनके हाथ में होने का फायदा उनको मिला कि उन्होंने 100 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा नक्शा ही बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार बनी। अब इसके बाद हम मेन जगह पे आते हैं जिस बात को शुरू करने के लिए और कहने के लिए हम लोग आए थे इस विश्लेषण में कि भाजपा के रडार पर आपने पूछा था सवाल कि कांग्रेस के बाद कौन है। तो कांग्रेस के बाद सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के रडार पर अगर कोई था तो वो थे केजरीवाल, जिनको समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली से केजरीवाल का पैर उखड़ जाने का मतलब है कि पंजाब में उनके पैर बहुत देर तक टिके नहीं रह पाएंगे। और ऐसी स्थिति में उनके समाप्त होने के बाद 3 और लोग बच जाते हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी के रडार पर है। और भारतीय जनता पार्टी की हार्दिक इच्छा है कि वो बिहार में अपने दम पर एक बार अपनी सरकार बनाए जी। उसकी हार्दिक इच्छा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार अपनी सरकार बनाए जी। और ये दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि जब जब नीतीश कुमार को यह एहसास होने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, उसकी हार्दिक इच्छा है, जिस इच्छा को आपने याद होगा कि विजय सिन्हा ने प्रकट भी किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की हार्दिक इच्छा थी कि हम बिहार में अपनी सरकार बनाएं। और इस बात को लेकर के एक बात आप समझ लीजिए ऐसा कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी भले ही कह रही हो कि हम नीतीश के साथ चलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन जब होगा उससे पहले बिहार में अगर उस सत्ता में नहीं आ सकी तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। 2025 में 2 राज्यों में मात्र चुनाव थे जी। एक दिल्ली जो हो चुका और दूसरा बिहार जो होने वाला है अक्टूबर नवंबर में। इसके बाद 2026 में चुनाव होने वाले हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। 2029 के पहले की मैं बात कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन के पहले। इनमें से कई राज्यों में, जैसे असम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केरल में, तमिलनाडु में उसकी सरकार नहीं है, पुडुचेरी में उसकी सरकार है। बाकी अब बात करें तो 2026 के बाद 2027 में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें गोवा में, यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी राज्यों में चुनाव होने हैं। और ये अधिकांश राज्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि जो संपत्ति आपके पास है, आपके पूर्वजों ने छोड़ दिया है आपके लिए, सबसे पहले आप उसको बचा करके, उसको समेट करके रखना चाहती हैं, तब आगे आप कोशिश करते हैं कि और क्या कमाएं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती अपने राज्यों को बचाने की पहले है। उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब तक अपनी पैठ नहीं बना पाई है, हालांकि आपको याद होगा बिहार में 20 सालों से मैं बता रहा हूं, अगर कुछ छोड़ दिया जाए, मैं 2 साल और करीब 17 महीना, यानी कि आप मिला जुला करके कह सकती हैं कि 4 साल के आसपास जो है, 3.5 साल से 4 साल के बीच में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अलग सत्ता से रही है। बाकी 20 साल में लगातार वो नीतीश कुमार के पीछे पीछे सत्ता का हिस्सेदार रही है, 2005 से लेकर के 2025 तक, आज के डेट तक, टिल डेट। अब ऐसी स्थिति में जब ये बात हम आपसे क्या सामने कह रहे हैं, तो ये बात हम अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन को टटोल करके, उनसे इंटरनल बात करके, ऑफ द रिकॉर्ड उनकी जो बात होती है, हर हाल में वो चाहते हैं कि उनका एक बार मुख्यमंत्री बन जाता बिहार में, और इसके लिए वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन नीतीश से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नीतीश जब जब दुश्मनी मोल लिए हैं तब तक ये 2 लोग जो हैं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, आपस में मिल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाती है जी, रेपुटेशन बचाने के लिए। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक साथ यदि नहीं समाप्त करते हैं आप, तो आप ये समझ लीजिए कि
आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा बिहार की गद्दी पर बैठना और दोनों को एक साथ समाप्त करना है। तो इसके लिए आप देखिए कौन कौन सा तीर अस्त्र शस्त्र चल रहा है। सबसे पहले तो आप देख रही होंगी कि लालू प्रसाद को समाप्त करने के लिए एक शख्स बड़ी लंबे समय से, पिछले 2.5 साल से लगातार पदयात्रा कर रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर पदयात्रा करते हुए अपनी पार्टी बना लिए और 4 सीटों का जो उपचुनाव हुआ था उसमें उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। उन्होंने हरवा दिया राष्ट्रीय जनता दल को। तो यहां आकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को डैमेज होता हुआ आप देख रहे होंगे। यही कारण है कि लालू प्रसाद जब ये बात कहते हैं कि अब एनडीए की सरकार हम लोगों के रहते नहीं बनेगी, इसका मतलब वो हम लोगों में अपने आप को सिर्फ नहीं कहते हैं, वो नीतीश कुमार को भी जोड़ के अपने साथ लेके आते हैं और कहते हैं इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को डरवाते हैं। अब इस पूरी स्थिति में ये दोनों अगर समाप्त हो गए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बन सकती है। लेकिन दोनों को एक साथ मात देना, आप कितने भी बड़े पहलवान हैं लेकिन 2 आदमी अगर आपसे लड़ रहा हो तो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे और इस मुश्किल से निकलने का रास्ता खोजा जा रहा है। तो रास्ता में आपको हमने बताया कि एक तो प्रशांत किशोर नजर आए, दूसरा नागमणि कुशवाहा को खड़ा देखिएगा आप। नागमणि कुशवाहा भी एक बड़े फैक्टर हैं। अगर उनको नहीं साध पाए नीतीश कुमार तो कुशवाहा का बहुत सारा वोट उनके पक्ष से खींच लेंगे वो। दूसरा आईपी गुप्ता को सामने खड़ा करके उनके लोगों से, उनके समाज से, तांती ततवा और पान समाज जो है उस समाज से आरक्षण आप छीन लिए। आरक्षण की लड़ाई देख रहे हैं कितना लंबा चल रहा है। इसके लिए क्या क्या नहीं हुआ इस देश में। आरक्षण के लिए उसके बाद मंडल कमीशन लागू होने के लिए, आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए, आरक्षण की सीमा घटाने के लिए, इन सभी बातों को लेकर के क्या क्या नहीं हुआ है। और जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आप किसी का आरक्षण छीन लीजिएगा तो निश्चित रूप से वो चोटिल सांप न होगा तो आपको डसेगा ही ना। आईपी गुप्ता के साथ पान समाज के लोग जो हैं पूरा शपथ ले चुके हैं कि वो नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में हराएंगे और 40 लाख वोट कम नहीं होता है। तो एक ये भी हर्डल है, यहाँ भी एक परिस्थिति पैदा हो रही है। उससे भी बड़ी बात है कि ये दोनों समाप्त हो गए तो अब ममता बनर्जी की तरफ इशारा होगा और ममता बनर्जी के राज्य में भी एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बिहारी लोगों को ये कहा था कि इन लोग गलत ढंग से अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा लेते हैं, इन लोग को बाहर निकाल के भेज देना चाहिए, भगा देना चाहिए, इन लोगों का नाम दर्ज नहीं होना चाहिए था। यही बात कह के ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है और इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाएगी। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के बाद अरविंद केजरीवाल को समाप्त कर की भाजपा, अब इसके बाद अगला नंबर जो है बिहार में चुनाव है तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर उसकी नजर है और दोनों को एक साथ कमजोर करके वो सत्ता में आने के लिए अपने दम पर तैयारी निश्चित रूप से दोनों को टारगेट कर रही है। इसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो ममता बनर्जी। तो बाबा ने बताया कि भाजपा के रडार पे कौन कौन है, तो आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।